नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं राजस्थान की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर किया चालू। बीजेपी ने बजट को बताया विफल। राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार के लिए विधिक जागरूकता रैली का आयोजन, सेशन न्यायाधीश ने रैली को दिखाई हरी झंडी। कुशवाहा समाज ने भरी आरक्षण की हुकार, सीएम के नाम एसडीएफ को सौंपा गया ज्ञापन, 12% आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। सिंचाई विभाग के खिलाफ किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन, गंगा नहर दिल्ली हाईवे को किया जाम, अमर सिंह ब्रांच ने पूरा पानी देने की रखी मांग। और शादी के 3 साल बाद एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, ऑपरेशन के दौरान 2 बेटी 1 बेटे को दिया जन्म। वेट कम होने पर एफबीएनसी वार्ड में किया गया भर्ती। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने माफी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान पर पूनिया ने माफी मांगी है। काली दुल्हन वाले बयान पर पूनिया ने विनम्रता से माफी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने माफी मांगी है। दरअसल सतीश पूनिया ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही थी और इस बयान की किरकिरी हर जगह पूनिया की जा रही थी बयान को लेकर। और अब पूनिया ने सामने आकर के माफी मांग ली है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं आम तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से ये माफीनामा सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी और उन्होंने कहा है कि मैं आम तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। बढ़ते आगे, जहां समदड़ी कस्बे में बुधवार को राज्य सरकार के आम बजट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है, जिससे कई वर्ग खुश नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षक संघ भी पूरी तरह से खुश नजर आया है। बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा आम बजट में चालू करने की घोषणा की गई है। पहले सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना, जो नेशनल इश्यू था, जिसे 2004 की बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था, जिसको लेकर पूरे भारत के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, इससे मजबूत फैसले लेते हुए बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों का दिल जीत लिया गया है। वहीं बीजेपी इस बजट से नाखुश नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने इस बजट को पूरी तरह से विफल बताया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने जो 2004 के बाद में जो पेंशन स्कीम बंद की थी, एनपीएस स्टार्ट की और पुरानी जो पेंशन थी वो उन्होंने बंद कर दी थी। इससे हमारे जितने भी कर्मचारी थे उनके हितों के अंदर कुठाराघात हुआ है। और जो आज ऐतिहासिक जो फैसला उन्होंने दिया है और जो बुढ़ापे का जो सहारा के रूप में जो उन्होंने हमें तोहफा दिया है, वो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं आगे भी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हमें तोहफे के रूप में और दें, और यही कहना चाहते हैं। बढ़ते आगे, जहां रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में युवा महोत्सव समारोह के अंतर्गत सांस्कृतिक और साहित्यिक समिति के तत्वाधान में आशु भाषण, एकाकी नाटक, मिमिक्री प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र देवर्षि ने की। इस दौरान 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिवस पर विजेता रही छात्राओं के परिणाम भी घोषित किए गए। इस दौरान अकादमिक प्रभारी मधु शर्मा ने जानकारी दी कि पहले स्थान प्राप्त छात्राओं सूरजमल विश्वविद्यालय के ग्लोबल कैंपस में 7, 8 और 9 मार्च को आयोजित होने वाले युवा महोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगी। और
मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आईडी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पे साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुरूप एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं शास्त्रीय एकल गायन में प्रथम रही और मैं राजस्थानी फोक एकल नृत्य में भी प्रथम रही। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छे देखरेख में हुआ था। इन प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो मैं मेरे कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा और ब्रज विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ही खुद को धन्यवाद फील करती हूँ। वहीं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा जिला परिषद सभा भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला संपन्न हुई। इस दौरान जिसका शुभारंभ जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, उप सभापति नगर परिषद कल्पना जैमन समेत कई अधिकारियों ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करके किया। वहीं कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और सदस्यों द्वारा विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। वहीं कार्यशाला में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना ने विद्यालय के भौतिक विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों को सहयोग के लिए आगे आने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं धौलपुर के बसई नवाब में माली, सैनिक, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान महापंचायत में आरक्षण के लिए सर्व समाज द्वारा सामूहिक रूप से रणनीति तय करने की कार्य योजना पर विचार विमर्श भी हुआ। साथ ही इस मौके पर समाज द्वारा आरक्षण को लेकर संघर्ष के लिए तत्पर रहने के लिए कहा गया। बता दें कि महापंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी ने समाज के लिए 12% आरक्षण के लिए सरकार से मांग की, जिससे सरकारी नौकरियों में समाज के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। होकर एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे राजस्थान में अब तक हमारी इन समाज जातियों को अलग अलग बांट रखा है और कोई भी नौकरी या सरकारी आलम में कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग इस संघर्ष समिति को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने 12% आरक्षण की मांग की है और इसे भी गांधीवादी तरीके से ले रहे हैं। आगे फिर अगर नहीं होता है तो उसका आगे देखा जाए। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान का सह संयोजक हूँ। आज जो हमने मीटिंग की है आरक्षण को लेकर की है, 10 से 15 हजार की भीड़ थी और भीड़ ही नहीं थी, प्रदेश की पूरी क्रेन थी। दूसरी बात, ये हमारा 14वीं मीटिंग थी। भरतपुर और करौली को हम कंट्रोल कर चुके हैं। आज हमने पहली धौलपुर में मीटिंग की है जिसमें 10 से 15 हजार की भीड़ थी। नेक्स्ट मीटिंग हम मनिया में करने जा रहे हैं। 14 तारीख हमने डिक्लेरेशन कर दिया है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम पूरे राजस्थान में 14% निवास करते हैं तो पूरी जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम शांति तरीके से 14%, 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उसको हम गांधीवाद तरीके से कर रहे हैं। आज हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि पिछले 2 जिलों में हमने इस कार्यक्रम को तय करके आज हमने टेलर दिखाया है। 3 महीने अभी हमने 15 से 20 जिलों को कंट्रोल करेंगे, फिर एक फिल्म दिखाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि 6 से 8 महीने में पूरे प्रदेश को हम कंट्रोल करेंगे। प्रत्येक एसडीएम महोदय को सीएम के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जैसा कि आज हमने सीएम को दिया है और इसी तरीके से हर एसडीएम को ज्ञापन दे करके हम अगले 3 महीने में एक फिल्म दिखाएंगे, वो भी गांधीवाद तरीके से। फिर भी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो 3 महीने बाद हमारी कार्यकारिणी बैठ करके इस पर कोई भी फैसला कर सकती है। बढ़ते आगे, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सनराइज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली में राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रचार सामग्री, प्ले कार्ड, बैनर के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन और इसके महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई।
लोग हजारों रुपए खर्च कर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वहीं गुरुवार को गौतम समाज की महिला जिला अध्यक्ष परिणाम डायग्नोस्टिक सेंटर के निदेशक और वार्ड पार्षद ममता शर्मा ने स्वास्थ्य के निःशुल्क शिविर आयोजित करके अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिविर की शुरुआत एडिशनल एसपी किशोरीलाल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सत्य शर्मा सहित कई अधिकारियों में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि शिविर में एसपी ऑफिस, सदर थाना कोतवाली, महिला थाना और पुलिस लाइन के जवानों सहित 5000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाया। साथ ही शिविर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक जय यादव और डिप्टी हेमंत नोगिया ने आयोजित शिविर की प्रशंसा की। वहीं कस्बे के पंचायत समिति सभागार में सिलिकोसिस बीमारी के बचाव के इलाज को लेकर वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टर ने एक मीटिंग की, जिसमें सिलिकोसिस जागरूकता को लेकर जानकारियां दी गई। बता दें कि इस दौरान एसडीएम विनीता स्वामी, तहसीलदार अमित शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद नजर आए। आज सिलिकोसिस जागरूकता अभियान के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग जरिए वीसी आयोजित की गई थी। इसमें 28 फरवरी से 23 मार्च तक सीएचसी बयाना के स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ई मित्र और मेडिकल टीम सीएचसी बयाना पर बैठेगी। सिलिकोसिस में जिनके फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है या रिजेक्ट किया जा चुका है, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा के और उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और उनको जितना भी पेंशन वगैरह जो भी योजना के लाभ हैं उनके स्तर तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रयास। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दाता रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया है। वहीं बिजारनिया फार्म हाउस के बोरवेल में ये मासूम गिरा है। मासूम को बचाने के लिए प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है। बिजारनिया फार्म हाउस के बोरवेल में ये मासूम गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया है और वहीं मासूम को बचाने के लिए प्रशासन यहां जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक प्रशासन के हाथ कोई सफलता नहीं आ पाई है, लेकिन लगातार प्रशासन कड़ी मशक्कत से इस मासूम को बाहर निकालने में कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। बिजारनिया फार्म हाउस के बोरवेल में ये मासूम गिर गया है और हालांकि क्या कुछ वजह रही, कैसे ये मासूम वहां गिर गया है, इसकी जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है, लेकिन पूरा प्रशासन का फिलहाल मकसद यही है कि इस दौरान बच्चे को बाहर निकाला जाए। पूरा फोकस यहां पर यही नजर आ रहा है कि बच्चे को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। सीकर का ये पूरा मामला, जहां दातारामगढ़ में यह हादसा हुआ है और बोरवेल के गड्ढे में 4 साल का मासूम गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दातारामगढ़ से, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल गड्ढे में ये 4 साल का मासूम गिर गया है और मासूम को बचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। बढ़ते आगे, बात अब हनुमानगढ़ के नोहर की करेंगे, जहां अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी देने की मांग को लेकर आक्रोशित किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और किसानों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर गंगानगर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया। बता दें कि किसान संगठन नहरों में पूरा पानी चलाने की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन विभाग के अधिकारी उनकी मांगों को हर बार अनदेखा कर रहे हैं, जिसके चलते नाराज किसानों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक इकट्ठा होकर प्रशासनिक और सिंचाई विभाग के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ मेगा हाईवे जाम कर विरोध जताया है। वहीं विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हजारों की संख्या में किसानों ने रामगढ़ गोगा मेड़ी के बीच गंगा नहर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया है और सिंचाई पानी की मांग को लेकर हाईवे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के चलते दिल्ली हाईवे के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई नजर आई, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों का सड़क जाम कर विरोध जारी रहेगा। द्वारा
जो वर्तमान में इस पानी की जो समस्या अमर सिंह ब्रांच में आ रही है, इसको लेकर के हमने 21 तारीख को एसडीएम भादरा के सामने अपनी बात को रखा और उनको बताया इस बात के लिए कि हमारा वाजिब हक है, उस हक के लिए हम लड़ेंगे या तो हमारा पानी दे दें। इसके बाद हम चैलेंज करके आए उसी दिन कि अगर आप 23 तारीख तक ये हमारे हिस्से का पानी नहीं दोगे तो हम जो है ये जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको जाम करेंगे। उसी के मुताबिक हम कल से जो है इस हाईवे को जाम किए हुए हैं। पूरे क्षेत्र के किसान प्रत्येक गांव से यहाँ हाईवे पर कल से बैठा है, पूरी रात यहीं से बैठे थे। आज पूरे दिन से लगातार हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और इस बात के दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं कि हम हमारा हक जो है लेके रहेंगे। आज हमारे 5 किसान साथी जो है आमरण अनशन के लिए भी बैठ गए हैं सुबह से। तब तक पानी नहीं मिलेगा, आमरण अनशन जारी रहेगा। आज इलाके के अंदर इस गंभीर समस्या को लेकर के यहाँ का किसान इतना जागृत हो चुका है। पूर्व में ये जो बदमाशियां प्रशासन और सिंचाई विभाग के लोग करते थे, अब जनता इनकी जो है बदमाशियों को समझ चुकी है। देखिए, 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे चक्का जाम किसान बैठे हैं और किसानों के साथ हैं कि किसान अपने अमर सिंह ब्रांच का जो पूरा पानी है, जो 15 दिन नहर चलनी चाहिए थी, उसके लिए बैठे हैं किसान। और किसान, जबकि सिंचाई विभाग ने जो रेगुलेशन जारी किया है वो 7 दिन पानी देंगे। अगर सिंचाई विभाग 7 दिन पानी देता है तो यहाँ अमर सिंह ब्रांच का जो रकबा है, जो नहरी क्षेत्र है, उसमें गेहूं की बिजाई ज्यादा है। अगर ये 7 दिन पानी देती है तो गेहूं की जो फसल है वो पकेगी नहीं, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी और फसल के साथ साथ पूरे इलाके का किसान भी बर्बाद हो जाएगा। तो सिंचाई विभाग की हकदर्मिता है कि वो पानी नहीं दे रहा, इसके दबाव में है वो, लेकिन यहाँ इलाके के किसान को आज पानी की जरूरत है। दूसरा दिन चल रहा है आंदोलन का, किसी प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता हुई है आपकी? बिल्कुल, कल 3 दौर की वार्ता हुई थी। नौर भादरा दोनों के एसडीएम और तहसीलदार और सिंचाई विभाग के एससी एक्शन सब लोग थे। यहाँ 3 दौर की वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। रणनीति के बारे में विस्तार से मेरे साथियों श्री महेंद्र गुर्जर, श्री रामकृष्ण जी और श्री ओम जी ने बताया। उसी के अनुरूप अन्य साथियों की जो कोर कमेटी में अग्रणी पहले के किसान साथी हैं, उनकी राय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, काफी समस्याएं हैं, पानी नहीं आ रहा है, डीपीएन माइनर में, एनटीआर माइनर में नहीं है, तो इनको लेकर के आप आंदोलन है। आगे किन किन अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों के संबंध में वार्ता हो चुकी है आपकी? अभी इस संबंध में कोर कमेटी के साथियों की मंशा और राय के अनुरूप मैंने माननीय मंत्री महोदय से बात की, श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब से। उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ पूरे इश्यू को समझा, जाना और संबंधित अधिकारी चीफ इंजीनियर से उन्होंने दूरभाष में वार्ता की। चीफ इंजीनियर साहब का मेरे पास भी फोन आया। जैसा कि हमने कल मीटिंग के अंदर बताया था कि इसका ये संभव समाधान हो सकता है के मुताबिक वो कार्रवाई शुरू उन्होंने कर दी है और उसी के अनुरूप कार्रवाई के अंतर्गत हरियाणा के चीफ इंजीनियर, पंजाब के चीफ इंजीनियर और राजस्थान के चीफ इंजीनियर उदयपुर के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं उसमें कोई तर्कसंगत हल आएगा। अधिकारियों के साथ अपने पूर्व कलेक्टर साहब ओम जी और विक्रम जी और हमारे संघर्ष समिति के 7-8 साथियों ने वार्ता में भाग लिया था। हमने वह विषय रखा कि अमर सिंह ब्रांच जो कि डीपीएन के साथ 60 वर्षों से चल रही है, इसलिए इस रेगुलेशन में 60 चलाया जाए और अगर आपको सीधी मुक्त चलानी है तो अतिरिक्त पानी लेके चलाओ, ये हफ्ते बाद चलाओ। प्रशासन ने कहा साहब हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और वो अपनी बात पर अड़े रहे कि हम तो एनटीआर को नहीं चलाएंगे और साथ वाले माइनर को नहीं चलाएंगे। वार्ता विफल हो गई। आज फिर धरने में बैठे, अब 3-4 बज गए, अभी तक कोई अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया। तो किसानों की मांग है वो बड़ी जायज है कि 62 वर्षों से डीपीएन एनटीआर की 60 बारी चल रही है और अब एक ग्रुप उधर चला लिया, एक ग्रुप इधर लिया है, एक ग्रुप फिर उधर ले जाओगे तो बीच में पानी है वो 6 दिन पानी वेस्ट होगा, उसको किसी को लाभ नहीं होगा, सिर्फ पानी का नुकसान होगा। पहले उनका दो ग्रुप चल चुके हैं, एक ग्रुप है वो भी हमने सुझाव दिया है। बढ़ते हैं आगे, जहां शादी के 3 साल बाद एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। बता दें कि जिले के एक निजी अस्पताल में तगावली गांव की रहने वाली महिला 26 वर्षीय भावना ने ऑपरेशन के दौरान एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला के पति विजय कुमार ने बताया कि 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के 3 साल बाद निजी अस्पताल में उसकी पत्नी का ऑपरेशन कराया गया, जिसके बाद उससे 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ है। वहीं बच्चों को राजकीय मातृ शिशु संस्थान के FBNC वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है।
और अब बात भरतपुर की करेंगे, जहां पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। वहीं शव मिलने से जहां इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल भरतपुर में सेवर थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। पुलिस ने जानकारी हासिल की तो मृतक युवक खेमवीर सिंह सोनगा कागरोल का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके खिलाफ कागरोल थाने में दुष्कर्म का मामला भी दर्ज है, जो 18 फरवरी से घर से गायब था। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमें सूचना मिली थाने पर कि एक बॉडी जंगल में सेवर का जंगल है उसमें लटकी हुई है, जिस पे श्रीमान SHO साहब और हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ बबूल के पेड़ पे एक बॉडी लटकी हुई मिली, जिसकी तलाशी ली तो उसके जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला। ड्राइविंग लाइसेंस प्रेमवीर पुत्र तेजपाल सिंह, और ये कागारोल के गांव सोनगा का रहने वाला है, जिस पे कागारोल SHO और संबंधित उसके परिजनों के नंबर प्राप्त किए, जिस पर उसके परिजन भी हाजिर आए। फिर उन्होंने बताया कि इस संबंध में कागारोल थाने पर मुकदमा, इस जो मृतक है इसके खिलाफ मुकदमा रेप का दर्ज हुआ है, जो ये फरारी काट रहा था। वक्त घटना के मृतक के पास में पॉइजन की 5 पुड़िया प्लस पानी के पाउच और इस तरीका से बीड़ी सिगरेट भी मिले थे। उस पर मर कायम पर जांच। वहीं भरतपुर में जिला कलेक्टर ने बैठक की है। बता दें कि इस बैठक में तमाम लोग शामिल होने पहुंचे और तमाम बिंदुओं पर यहां पर चर्चा की गई। बता दें कि जिला कलेक्टर रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला स्तरीय RCT सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स स्वरोजगार ऋण योजनाओं में ऋण स्वीकृति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऋण आवेदनों की बारीकी से जांच कर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए खारिज किए जाने के कारणों का आवश्यक रूप से आकलन करें। उन्होंने स्वरोजगार ऋण योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो बैंक अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऋण प्रकरणों का निस्तारीकरण करें और योजनाओं के आवंटित लक्ष्यों में 100% उपलब्धि अर्जित करें, जिससे योजनाओं का ज्यादातर लाभ भरतपुर जिले को मिल सके। वहीं राजस्थान में हमारी बेटी योजना में 2 लड़कियों का चयन किया गया है। बता दें कि इस दौरान राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत राजस्थान राज्य में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने लड़कियों के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें राजस्थान मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को पैसे हर साल शिक्षा के लिए दिए जाते हैं। भरतपुर जिले की 2 बेटियों का चयन मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत हुआ था, जिसमें नीतेश सोलंकी बेटी वीर सिंह और वैरगांव की रहने वाली पार्वती स्वर्णकार, जो कि रमेश स्वर्णकार की बेटी हैं और दाऊजी की रहने वाली हैं, उनका चयन हुआ है। और इस दौरान उन्होंने 2016 में 10वीं कक्षा में भरतपुर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया था। मुझे 10वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज की वजह से द्वितीय स्थान पे चुना गया था मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में, जिसके तहत मुझे मेरी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे। लेकिन सर मुझे 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे थे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश मुझे द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में पैसे ही नहीं आ पा रहे। उन पैसों की वजह से तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, उनकी वजह से पता है मैंने बीएड भी नहीं की, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है बीएड के पैसे भरने के लिए। कहाँ से कर्ज लें सर पैसे बीएड करने के लिए? यही मैं इस जन सुनवाई में आई हूँ अपनी बात को रख के। मैं इससे पहले कई कलेक्टर सर से भी मिल चुकी हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी सर से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जाओ, जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ एक उम्मीद लेकर के कि शायद यहाँ पे मेरी सुनवाई की जाए। मुझे कहा है सर ने कि मेरी सुनवाई की जाएगी, मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी जरूर से जरूर पूरी जो आपने बात रखी है उसको जरूर सुना जाएगा। अब देखती हूँ सर क्या होता है, यहाँ पे मेरी बात सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है। और मुझे ये भी कहा है इन्होंने कि हम आपको क्लियरली बताएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत जिले की
बालिकाओं का चयन हुआ था नीति सोलंकी और पार्वती स्वर्णकार। इनकी राशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के द्वारा बालिकाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है और तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से राशि समय पर ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। कार्यालय के द्वारा 4-5 बार पत्र भी लिखा गया था बालिका शिक्षा फाउंडेशन को और 2 बार मैं व्यक्तिगत संपर्क भी किया था। कल ये प्रकरण श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर की जनसुनवाई के अंतर्गत आया था और मैंने उसी जनसुनवाई के दौरान ही सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन से निवेदन किया था इस प्रकरण का निस्तारण किया जाए। उनके द्वारा 23 फरवरी कल की तारीख में ही ये पत्र आपको मैंने दिखाया भी है, अवगत कराया है कि इनके भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही भुगतान कर जो लाभार्थी बालिका है उसके खाते में राशि को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे, जहां संभागीय आयुक्त प्रेमचंद्र बेरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई की है। इस दौरान एसीएम कोर्ट द्वारा जारी स्टे के दौरान नींव खोद कर निर्माण कार्य करने के प्रकरण में उन्होंने उपखंड अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पक्काबाग निवासी चरण सिंह ने मुकदमा पत्रावली चरण बनाम कुंदन जो राजस्व मंडल को भिजवाई गई थी, लेकिन राजस्व मंडल ने आज तक न पहुंचने और यहां भी नहीं मिलने के प्रकरण में उपखंड अधिकारी को पत्रावली तलाश करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं ग्रामवासी पौआ द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर तहसीलदार कुम्हेर से पालन करवाए जाने के लिए उपखंड अधिकारी कुम्हेर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। बता दें कि जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद नजर आए। वो प्रत्येक माह में जिले में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करनी पड़ती है और वो लगातार कर भी रहे हैं। इससे लगता है कि कौन विभाग कहाँ पहुंचा है, कोई कमी तो नहीं है, काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो बजट घोषणाओं की बात, राज्य सरकार के निर्देशों की बात, निर्माण। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।